हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर बनना है आपको भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। लास्टली वी वर डिस्कस अबाउट what is the definition of myocardial infarction and what is the etiology behind causing myocardial infarction, and we have already discussed about sign symptoms and pathophysiology of myocardial infarction. Now today we will discuss about what is the diagnosis and management of myocardial infarction. आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो डायग्नोसिस होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के वो क्या होते हैं, मतलब कि अपने को कैसे पता लगता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कार्डियो बायोमार्कर हो गया, ईसीजी हो गया और इको हो गया। मतलब ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिनसे अपने को पता लगता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है पेशेंट को। तो सबसे जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, मतलब रिलायबल है सबसे ज़्यादा, वो होता है कार्डियो बायोमार्कर। अब कार्डियो बायोमार्कर का टेस्ट करते हैं, उसमें भी है ना काफ़ी टाइप्स के कार्डियो बायोमार्कर होते हैं, जैसे हो गया मायोग्लोबिन हो गया और सीपीकेएमबी हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, एलडीएच हो गया। तो वो सब अपने यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं जिनसे अपने को पता लग सकता है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो सबसे पहले आता है उसमें कार्डियो बायोमार्कर में मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन मेनली है ना रेस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मसल्स के लिए, लेकिन जो हार्ट मसल्स होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। मतलब कि जो मायोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और साथ ही सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली तो ये होता है स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है और थोड़ा बहुत इसका जो क्वांटिटी है वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर भी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नॉट स्पेसिफिक फॉर कार्डियक मसल्स। जो मायोग्लोबिन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है कार्डियक मसल्स के लिए, ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्केलेटल मसल्स के लिए। इट इज इंक्रीजेज इन एनी मस्कुलर डिसऑर्डर। ये कार्डियक वाले के लिए स्पेसिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोस्टली कोई सा भी जो डिसऑर्डर होगा मसल्स का उसके अंदर इसका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिर आता है कि इट इज ए अर्लीस्ट मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंजरी। अगर कोई मायोकार्डियल इंजरी हुई है उसके लिए ना जो सबसे पहले रिलीज होगा वो होगा मायोग्लोबिन, अर्लीस्ट मार्कर। इससे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंजरी, तो उसका आंसर होगा मायोग्लोबिन। फिर आता है कि प्रेजेंट इन ब्लड विथ इन 1 to 3 hours ऑफ एमआई। अगर एमआई हो गया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के 1 से लेके 3 घंटे बाद इसका जो लेवल है वो अपने को देखने को मिलता है ब्लड के अंदर। और इसका जो पीक लेवल है, यानी इसका जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा वो प्रेजेंट होगा 12 आवर के अंदर। और ये जो लेवल है वो डिसअपियर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स के अंदर। तो ये था मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर अपन ने देखा कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है कार्डियक मसल्स के लिए और ये कोई से भी मस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर इंक्रीज हो सकता है। साथ ही इसमें क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट मार्कर कौन सा होता है मायोकार्डियल इंजरी के लिए, वो होता है मायोग्लोबिन। फिर इसका जो लेवल है ब्लड के अंदर कब प्रेजेंट होता है, 1 to 3 आवर्स के अंदर, और ये डिसअपियर हो जाता है 24 आवर के अंदर। और इसका जो पीक लेवल है वो होता है 12 आवर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज सीपीकेएमबी या सीकेएमबी। जो सेकंड बायोमार्कर होता है वो होता है सीपीकेएमबी या सीकेएमबी। जो सेकंड अर्लीस्ट मार्कर होता है मायोकार्डियल इंजरी के लिए वो होता है सीपीकेएमबी या सीकेएमबी। फर्स्ट अपन ने देखा था कौन सा होता है अर्लीस्ट मार्कर, मायोग्लोबिन, और जो सेकंड होता है अर्लीस्ट मार्कर वो होता है सीपीकेएमबी या सीकेएमबी मायोकार्डियल इंजरी के लिए। इसका जो ऑनसेट होता है वो होता है 2 to 6 आवर। जब मायोकार्डियल इंजरी होगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, उसके 2 से लेके 6 घंटे के अंदर इसका जो लेवल है वो अपने को देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। और इसका जो पीक लेवल है, मतलब इसका जो लेवल सबसे ज़्यादा देखने को कब मिलेगा, 12 से लेके 24 घंटे के अंदर अपने को देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। फिर इसका जो लेवल है वो डिसअपियर हो जाता है विद इन 48 आवर टू 72 आवर्स।
मतलब 48 घंटे से लेके और 72 घंटे तक इसका जो लेवल होता है CPK-MB का वो डिसअपियर हो जाता है। फिर आता है कि इट इज़ यूज टू डायग्नोज द रिकरेंट MI। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिकरेंट MI को डायग्नोज करने के लिए कौन सा बायोमार्कर देखा जाता है, तो उसमें आता है CPK-MB या CK-MB। मायोग्लोबिन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो कोई से भी जो मायोकार्डियल मसल्स डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो CPK-MB होगा वो किसके अंदर इंक्रीज होगा, मायोकार्डियल इंजरी के अंदर ही इंक्रीज होगा, और इसका जो लेवल है वो 2 to 6 आवर के अंदर देखने को मिल जाता है। इसलिए ये होता है कि रिकरेंट MI होता है, उसको डायग्नोज करने के काम में आता है CPK-MB या CK-MB। फिर उसके बाद आता है ट्रोपोनिन। ये सबसे स्पेसिफिक होता है मायोकार्डियल इंजरी के लिए। इसका लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। ये होता है मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर होता है। अब ये मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव मार्कर क्यों होता है, क्योंकि ये मायोकार्डियल इंजरी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है ट्रोपोनिन। एक तो होता है ट्रोपोनिन आई और एक ट्रोपोनिन टी, 2 टाइप्स का होता है। अब इसके अंदर भी अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रोपोनिन। फिर आता है कि ये जो टाइप्स होते हैं ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, तो ट्रोपोनिन आई मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव होता है देन कंपेरिजन टू टी, ट्रोपोनिन टी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव बायोमार्कर, तो उसमें आंसर होगा ट्रोपोनिन। और अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर, उसके अंदर ऑप्शन दे रखा है कि ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, दोनों ऑप्शंस में दे रखा है, तो उसका आंसर होगा ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ट्रोपोनिन आई मोर स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है देन कंपैरिजन टू ट्रोपोनिन टी। फिर इसका जो लेवल होता है वो ऑनसेट होता है इसका 3 to 8 आवर्स के अंदर। इसकी जो स्टार्टिंग होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद। फिर उसका जो पीक लेवल है वो होता है 2 to 3 डेज के अंदर, इसका जो पीक लेवल है वो चला जाता है। फिर इसका जो लेवल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद डिसअपियर हो जाता है विद इन 7 to 8 आवर्स, मतलब 7 से लेके 8 घंटे के अंदर इसका जो लेवल है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है इसका ट्रोपोनिन का, ट्रोपोनिन सी। वो मोस्टली इसके अंदर नहीं देखा जाता, वो देखा जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो इसके अंदर मोस्टली 2 टाइप्स का होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। नाउ नेक्स्ट इज LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जो नेक्स्ट कार्डियो बायोमार्कर होता है वो होता है LDH। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 140 से लेके 280 इंटरनेशनल यूनिट। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ LDH? 140 to 280 इंटरनेशनल यूनिट। इसका जो ऑनसेट होता है वो होता है 6 से लेके 12 आवर्स, 6 से लेके 12 घंटे के अंदर इसका जो लेवल है वो देखने को मिलता है। और ये जो LDH होता है ये भी काफ़ी टाइप्स का होता है, जैसे LDH1, LDH2, LDH3, LDH4। तो इसके अंदर जो नॉर्मली मायोकार्डियल डैमेज के अंदर अपन देखते हैं उसके अंदर LDH और LDH2 मोस्टली 2 ही देखने को मिलते हैं। उसके अंदर जो LDH का लेवल है नॉर्मल के अंदर देन कंपैरिजन टू LDH2 बढ़ा हुआ मिलेगा। और जब मायोकार्डियल इंजरी हुई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ है, उसके अंदर उल्टा हो जाता है, LDH का लेवल तो कम हो जाता है और LDH2 का लेवल बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। तो ये था LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कार्डियो बायोमार्कर देखे, पहला था मायोग्लोबिन, अर्लीस्ट मार्कर होता है, फर्स्ट अर्लीस्ट मार्कर। और फिर उसके बाद देखा CPK-MB सेकेंड अर्लीस्ट मार्कर होता है। और जो CPK-MB होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिकरेंट MI को डायग्नोज करने के काम में आता है। फिर उसके बाद देखा ट्रोपोनिन मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव मार्कर होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, जो कि उसके अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके अंदर भी 2 टाइप्स देखे, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। उसके अंदर अगर ट्रोपोनिन के अंदर भी देखे तो मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा वाला टाइप था, ट्रोपोनिन आई।
इसके अंदर फिर उसके बाद देखा कि LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके अंदर नॉर्मल लेवल था 140 से लेके 280 इंटरनेशनल यूनिट और ऑनसेट था 6 से लेके 12 घंटे। नॉर्मल लेवल होता है LDH1 ज़्यादा होता है देन कंपैरिजन टू LDH2, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है LDH लेवल तो कम हो जाता है और LDH2 लेवल बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। फिर कार्डियो बायोमार्कर के बाद आता है ECG चेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ECG भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर या मायोकार्डियल इंजरी के अंदर ECG करते हैं। तो सबसे पहले ECG के अंदर है ना 12 लीड ECG करेंगे और 12 लीड ECG। फिर सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है या ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है। तो इसका पता कैसे लगेगा ST सेगमेंट एलिवेटेड MI या नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI का, उसका अपने को पता लगेगा ECG के द्वारा। जो ECG स्ट्रिप होती है उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि जो ST सेगमेंट है, जो ECG सेगमेंट है वो तो होगा कम और T वेव होगी वो होगी इन्वर्जन। जो ECG स्ट्रिप आती है उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि ST सेगमेंट है वो तो क्या होगा डिप्रेस हुआ मिलेगा और T वेव कौन सी होगी इन्वर्ज हुई मिलेगी। नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड, नाम से पता लग रहा है कि ST सेगमेंट होगा नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड, यानी कि ST सेगमेंट एलिवेट नहीं होगा, डिप्रेस हुआ मिलेगा और T वेव इन्वर्स हुई मिलेगी। फिर उसके बाद सेकंड आता है ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, ऐसा MI जिसके अंदर ST सेगमेंट एलिवेटेड हुआ मिलेगा। नाम से पता लग रहा है ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, ST सेगमेंट तो एलिवेट हुआ मिलेगा और T वेव इन्वर्स हुई मिलेगी। कौन से टाइप के अंदर ST सेगमेंट एलिवेटेड MI के अंदर। तो ये 2 टाइप्स के MI देखे अपन ने, एक तो नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI और दूसरा ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। फिर देखते हैं कि ECG के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। जो सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलेगा वो होगा अर्लीस्ट चेंजेस। जो T वेव होती है ECG स्ट्रिप के अंदर वो पीक लेवल पे हुई मिलेगी। पीक लेवल मतलब कि जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगी T वेव, पीक का मतलब उसका लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा T वेव का। फिर सेकंड चेंजेस देखने को मिलता है कि ST सेगमेंट एलिवेटेड होगा। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें जो अपने को देखने को मिलेगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। पहला पीक T वेव और दूसरा ST सेगमेंट एलिवेट हुआ मिलेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। और फिर नेक्स्ट देखने को मिलता है T वेव इन्वर्स, T वेव जो होगी वो भी इन्वर्स हुई मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट ऑफ Q वेव, जो इट रिप्रेजेंट ओल्ड MI। डेवलपमेंट ऑफ Q वेव, जो Q वेव है वो भी देखने को मिलेगी और ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि जो ओल्ड MI यानी जो पहले MI हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करती है Q वेव। तो ये ECG चेंजेस देखे जिसके अंदर मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं, जैसे T वेव है वो पीक लेवल पे मिलेगी, ST सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा, T वेव इन्वर्स हुई मिलेगी। फिर उसके बाद देखा कि जो Q वेव है वो देखने को मिलेगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मायोकार्डियल इस्चीमिया के अंदर क्या होता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है। मायोकार्डियल अगर इस्चीमिया हुआ है तो उसके अंदर तो क्या होगा ST सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा, जो ECG के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर मायोकार्डियल इस्चीमिया हुआ है तो ST सेगमेंट डिप्रेस हुआ मिलेगा, और अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो उसके अंदर ST सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर पता होना चाहिए कि इस्चीमिया के अंदर क्या होता है और इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है। तो इस्चीमिया के अंदर तो डिप्रेस हुआ मिलेगा और ST सेगमेंट एलिवेटेड हुआ मिलेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि जो सब कुछ टाइप्स के जो MI होते हैं, अलग अलग टाइप्स के MI होते हैं, उसके अंदर कुछ दे रखे हैं जैसे कि सब एंडोकार्डियल MI। सब एंडोकार्डियल MI के अंदर क्या होता है, सब एपिकार्डियल MI के अंदर क्या देखने को मिलता है ECG चेंजेस। फिर ट्रांसम्यूरल MI के अंदर ECG चेंजेस क्या देखने को मिलेगा। तो ये कुछ टाइप्स के MI होते हैं जिसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि कौन से के अंदर क्या हुआ मिलेगा ECG के अंदर चेंजेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब एंडोकार्डियल MI हुआ है उसके अंदर ST सेगमेंट डिक्रीज हुआ मिलेगा
और सब एपिकार्डियल एमआई होता है उसके अंदर क्या होगा कि एसटी सेगमेंट इंक्रीज होगा, और ट्रांसम्यूरल एमआई होगा उसके अंदर क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा, यानी इंक्रीज हुआ मिलेगा। तो ये तीन चीज देखी अपन ने कि सब एंडोकार्डियल एमआई के अंदर क्या होता है ईसीजी चेंजेस, और सब एपिकार्डियल के अंदर क्या होता है और ट्रांसम्यूरल के अंदर क्या होता है। तो ये था एसटी सेगमेंट डिप्रेशन या एसटी सेगमेंट एलिवेशन। फिर इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मैनेजमेंट क्या होता है। तो उसका जो मैनेजमेंट मोस्टली अपन स्टार्ट करते हैं मोना एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या देंगे, मॉर्फिन ड्रग देंगे। मॉर्फिन देने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, फिर उसके बाद ऐसे एस्प्रिन। तो ये सीक्वेंस होता है ट्रीटमेंट देने का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। नाइट्रोग्लिसरीन है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि ये अपने को पता होना चाहिए कि वेजोडायलेटर होती है। नाइट्रोग्लिसरीन है वो वेजोडायलेटर होती है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। फिर देखते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो पेशेंट को एनटीजी नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनटीजी ऑलरेडी वेजोडायलेटर है, और अगर हाइपोटेंशन हो रखा है पेशेंट को तो पेशेंट का बीपी कम है, और बीपी अगर और कम है तो अगर एनटीजी और दे देंगे तो पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जाके और पेशेंट की डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है कि इफ पेशेंट टेक सेल्डेनेफिल वाइग्रा टेबलेट, अगर पेशेंट वाइग्रा टेबलेट ले रहा है तो उसके अंदर भी अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि जो वाइग्रा टेबलेट होती है वो क्या करती है कि जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, इसलिए पेशेंट को नहीं देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये दो कॉन्ट्राइंडिकेशन मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और ये पता होना चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि कब कब नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते हैं। फिर आता है कि इसका ट्रीटमेंट में एंटीप्लेटलेट्स, पेशेंट को देंगे एंटीप्लेटलेट्स के अंदर क्या होगा, एस्प्रिन देंगे, क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं या प्रिसोग्रिल दे सकते हैं। ये तीन एग्जाम्पल है जो कि याद होने चाहिए, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और प्रेसोग्रिल। फिर उसके बाद आता है एंटीकोगुलेंट में अपन सबसे मोस्ट हेपेरिन याद में रखना है अपने को, हिपेरिन का एग्जाम्पल हेपेरिन के बाद आता है अपन दे सकते हैं वारफेरिन भी दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट के बाद देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ऐसे एजेंट जो ब्लड क्लॉट को लाइसिस यानी तोड़ने के काम में आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसटी के नाम से आता है, ये एसटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का। उसके अलावा दे सकते हैं यूरोकाइनेज या एल्टीपेज जो कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ये था इसका मैनेजमेंट, जिसके अंदर देखा कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने देखा मोना के अंदर उसका जो सीक्वेंस था ट्रीटमेंट का वो देखा। उसके बाद एंटीप्लेटलेट्स देखे, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देखे। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ अदर ड्रग्स जो कि इसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर दी जाती है। सबसे पहले आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है, क्या काम करती है? बीटा ब्लॉकर होती है वो हार्ट के वर्कलोड को कम कर देती है, इसलिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एग्जाम्पल है मेटोप्रोलॉल। फिर उसके बाद देखते हैं अदर ड्रग्स में सेकंड है एसीई इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स मेडिकेशन क्या काम में आती है कि जो ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स करती है, और जो ब्लॉकेज फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करती है कि दैट नैरो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है।
जो नैरो हो रखी है पहले से उनको डायलेट कर देती है। उसके अंदर सबसे जो यूज एग्जाम्पल आता है वो होता है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। यानी कि जो प्रिल, जिस भी मेडिकेशन के लास्ट में प्रिल लिखा हुआ है वो कौन सी होती है, एसीई इनहिबिटर्स। उसके बाद है नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जाम्पल है नेफिडिपिन, अमाइलोडेपिन, निकार्डिपाइन। ऐसी ड्रग जिनके नेम के लास्ट में लिखा हुआ आता है डिपाइन, ऐसी ड्रग होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसमें मोस्टली जो यूज आती है वो होती है नेफिडिपाइन। फिर देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसके अंदर कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। उसके अंदर आता है CABG, PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी स्टंटिंग। CABG कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, PTCA करेंगे या कोरोनरी स्टंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर एंजियोप्लास्टी। पर PTCA के अंदर क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है या कोई भी प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर एक कैथेटर होता है, फ्लेक्सिबल कैथेटर, जिसके ऊपर बैलून लगा हुआ होता है। उसको या तो रेडियल आर्टरी के थ्रू या फीमोरल आर्टरी के थ्रू है ना इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ तक लेके जाया जाता है। फिर वहाँ पे ले जाके उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है या डिफ्लेट कर दिया जाता है, जिससे प्लेक को रिमूव कर दिया जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। तो ये था PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर एंजियोप्लास्टी। सेकंड जो सर्जरी है वो होती है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कहीं पे अगर ब्लॉकेज हुआ है तो वहाँ से लेके मतलब उसको जो उसका रास्ता होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, बाईपास करके उसको दूसरी तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ इसके अंदर ब्लॉकेज हो गया तो उसको अंदर क्या करेंगे कि यहाँ से ले जाके और डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि इसका जो रास्ता है वो बदल देंगे, जिससे कि जो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है वो सही हो जाएगी। इसके लिए जो इंडिकेशन है वो होता है कि अगर ट्रिपल वेसल डिजीज हो रखी है तो अपन CABG करते हैं, या फिर सिंगल वेसल के अंदर कोई भी अगर 100% ब्लॉकेज हुआ है, मतलब कम्प्लीटली कोई वेसल ब्लॉकेज हो गई है कोरोनरी आर्टरी, तब अपन क्या करते हैं CABG करते हैं। और इसकी जो साइट होती है जो जहाँ से इसको करते हैं तो वो सबसे जो मोस्टली यूज होती है वो कौन सी साइट होती है, ग्रेट सिफेनस वेन, इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो मोस्टली होती है वो तो यही होती है। फिर उसके बाद रेडियल आर्टरी को भी यूज में लेते हैं कभी कभार कुछ केसेस के अंदर। फिर आती है जो नेक्स्ट सर्जरी है वो कोरोनरी स्टंटिंग। कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्टंट डाल देते हैं PTCA के द्वारा। वहाँ पे जो प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वहाँ पे कैथेटर के थ्रू वहाँ पे उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, बैलून लगा के जो रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी है उसके थ्रू वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। और इंसर्ट करके वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक स्टंट आता है उसको प्लेस कर दिया जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। क्यों किया जाता है, ताकि वापस से कोई ऑक्लूजन ना हो, या जो रिमूव किया है प्लेक वहाँ पे वापस से प्लेक का फॉर्मेशन नहीं हो, इसलिए वहाँ पे क्या एक स्टंट होता है उसको प्लेस कर दिया जाता है, जो कि स्प्रिंग के जैसा होता है कोरोनरी। उसी सर्जरी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्टंटिंग। इसका जो एथेरेक्टोमी प्लस PTCA, यानी अगर एथेरेक्टोमी की है उसके साथ साथ PTCA भी किया है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, उसके थ्रू रिमूव, दोनों के थ्रू रिमूव करेंगे, किसको, प्लाक को रिमूव कर देंगे। और प्लाक को रिमूव करने के बाद वापस से वहाँ पे प्लाक ना बने उसके लिए वहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, कोरोनरी स्टंट, यानी जो स्टंट होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर वो प्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी स्टंटिंग। ये था सर्जिकल मैनेजमेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर की कौन कौन सी सर्जरीज करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो सर्जरी की है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है उससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया का मतलब क्या होता है कि जो रिदम होती है वो चेंज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल रिदम होती है वो चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर हो जाती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। उसके बाद आता है सेकंड है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि कोई भी जो हार्ट का जो चेम्बर है उसके अंदर कोई सा भी जो चेम्बर है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है, यानी उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है चेम्बर के अंदर, वो नहीं आ पाता। और ऐसे के अंदर ऐसा हो सकता है या तो एक चेम्बर में हो सकता है या एक से ज़्यादा में भी हो सकता है। तो इसको अपन हार्ट फेलियर के अंदर, हार्ट फेलियर को अपन कह सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कह सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर। इस हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि कम्प्लीटली हार्ट काम करना बंद कर देता है। कोई सा भी एक चेम्बर हो सकता है जो कि जिसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होगा, उसके अंदर ब्लड नहीं जाएगा। फिर आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी आर्टरी जा रही है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, उसी को कहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर रप्चर। वेंट्रिकल्स के अंदर रप्चर हो सकता है। अगर वेंट्रिकुलर के अंदर रप्चर हो गया तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स रप्चर होंगे। वेंट्रिकल रप्चर होने की वजह से क्या होगा? जो पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? ब्लड का अक्युमुलेशन हो जाएगा। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वहाँ पे जो स्पेस होती है पेरिकार्डियम स्पेस, वहाँ पे ब्लड का अक्युमुलेशन हो जाएगा। और ब्लड का वहाँ पे अगर अक्युमुलेशन हो गया तो अर्जेंट सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है वेंट्रिकुलर का रप्चर होना। फिर उसके बाद आता है मिट्रल वॉल इनसफिशियंसी। मिट्रल वॉल इनसफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो मिट्रल वॉल है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है, और कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल इनसफिशियंसी। फिर उसके बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है नेक्स्ट, वो है ड्रेसलर सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है? ड्रेसलर सिंड्रोम वो होता है जब पेशेंट को एमआई हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ, तो तब पेशेंट को क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, जैसे सीएबीजी, पीटीसीए या कोरोनरी स्टेंटिंग, कोई से भी टाइप्स की जो सर्जरी करते हैं। उसके बाद पेशेंट को कुछ वीक्स के बाद क्या हो सकता है? अगर हो गया पेरिकार्डाइटिस हो गया, जो पेरिकार्डियम का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, या पल्मोनरी इफ्यूजन हो गया। तो ये सिचुएशन अगर हो जाती है तीनों एक साथ, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पल्मोनरी इफ्यूजन, तो पेशेंट को क्या होगा? उसको क्या कहते हैं? ड्रेसलर सिंड्रोम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी चीज को अपन इंक्लूड करते हैं? तो उसके अंदर आता है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पल्मोनरी इफ्यूजन। ये होता है आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ एमआई। एमआई होने के कुछ वीक के बाद ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये होते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसके बाद देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे पेशेंट को अपन रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, या नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसके अंदर जो नर्सेज का रोल होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। उसके अंदर सबसे पहला ये है कि करेक्ट ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको अपन करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पेशेंट को मना करना है। जैसे पेशेंट यूज कर रहा है स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म वगैरह, जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनको करेक्ट करना है। उसके बाद लो फैट डाइट देनी है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है फैट का, तो उसको लो फैट डाइट देनी है। साथ ही हाई फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को। ऐसी डाइट देनी है जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है पेशेंट जो नर्स होती है उसको, कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या देंगे? लग्जेटिव देंगे पेशेंट को, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव क्यों करते हैं इसके अंदर? क्योंकि जो भी कोई सर्जरी वगैरह हुई है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, ताकि जो स्ट्रेचेज वगैरह आए उनको
वो रप्चर ना हो, इसलिए पेशेंट को लग्जेटिव देते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। उसके बाद की जो पेशेंट अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट आता है कि अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी मोस्टली 4 to 6 वीक। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है किसी पेशेंट को तो उसको सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करनी है, मोस्टली 4 to 6 वीक तक अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है टेक कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग चेस्ट पेन। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको कम्प्लीटली रेस्ट करवाना है पेशेंट को, और उसके साथ साथ पेशेंट को ऑक्सीजन भी देनी है। अगर पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो नर्सेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि मॉनिटर 12 लीड ईसीजी को मॉनिटर करना फ्रीक्वेंटली। मतलब जब भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो तो ईसीजी को देखना, 12 लीड ईसीजी करना। तो ये कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मैंने इम्पोर्टेंट मेंशन किए। इसके अलावा भी काफ़ी हो सकती है नर्सिंग इंटरवेंशन, तो कम से कम ये तो आपको याद रखनी है। जो भी ये 7-8 नर्सिंग इंटरवेंशन है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज कंप्लीट हुआ अपना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें अपने पहले वाली क्लास थी उसके अंदर देखा था कि डेफिनेशन, एटियोलॉजी, साइन सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद आज वाली क्लास में अपन ने देखा कि डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा कि कार्डियो बायोमार्कर के अंदर मायोग्लोबिन, CPKMB, CKMB, LDH का लेवल वगैरह अपन ने देखा। फिर उसके बाद ईसीजी करी। ईसीजी के अंदर अपने को जो भी एलिवेटेड MI होगा या ST सेगमेंट नॉन एलिवेटेड MI होगा वो देखा, उसके अंदर क्या होता है दोनों के अंदर। फिर जो मोस्ट कॉमन चेंजेस होते हैं ईसीजी के अंदर वो देखे, अर्लीस्ट चेंज कौन सा होता है। फिर मोस्ट कॉमन जो भी चेंजेस होते हैं जैसे ST सेगमेंट एलिवेट हुआ मिलेगा, क्यू वेव मिलेगी जो कि ओल्ड MI को इंडिकेट करती है। फिर P वेव का भी देखा कि P वेव पीक लेवल पे हुई मिलेगी। फिर उसके बाद आता है उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट देखा। मेडिकल मैनेजमेंट में नॉर्मल मैनेजमेंट जिसके अंदर मोना को अपन ने ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया। मोना एक सीक्वेंस होता है ट्रीटमेंट का। फिर उसके बाद कुछ ड्रग्स दी जैसे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए अपन ने, जैसे STK के नाम से अपन ने देखा। फिर उसके बाद एंटीप्लेटलेट्स दी। एंटीप्लेटलेट्स के अलावा नाइट्रोग्लिसरीन भी पेशेंट को दिया। फिर उसके बाद कुछ अलग ड्रग्स दी जैसे बीटा ब्लॉकर, AC इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर देखा कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। उसके अंदर कुछ सर्जरीज थी जैसे CABG, PTCA, कोरोनरी स्टंटिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था कि कैसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे जैसे ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस इंक्लूड होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, मायोकार्डियल इफ्यूजन होता है। तो ये था कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन देखे, नर्सिंग इंटरवेंशन जो कि अपने को ध्यान में रखने हुए होते हैं एज ए नर्स।